अमीरों की इस शिप पर सिर्फ 10 सेकंड में एक आदमी ने 100 से ज्यादा पैसेंजर्स को 2 हिस्सों में काट दिया। लोग डांस कर रहे थे, म्यूजिक बज रहा था और अगले ही सेकंड पूरा डेक लाशों से भर गया। कहानी की शुरुआत सन 1962 से होती है, जब हमें पैसिफिक ओशन के बीचों बीच एक विशाल जहाज दिखाई देता है जिसका नाम है एंटोनिया गजा। इस जहाज पर टोटल 600 यात्री मौजूद होते हैं जो न्यूयॉर्क की ओर सफर कर रहे होते हैं। पूरे शिप पर जश्न का माहौल होता है। एक बेहद खूबसूरत सिंगर मंच पर गाना गा रही होती है और उसके सुरों पर सभी लोग झूमते हुए डांस कर रहे होते हैं। हर तरफ खुशी और मस्ती फैली होती है, लेकिन किसी को अंदाजा तक नहीं होता कि कुछ ही पलों में कुछ ऐसा होने वाला है जिसे याद करके भी रूह कांप जाए। तभी हम देखते हैं कि एक आदमी चुपचाप इंजन रूम में जाता है और वहां मौजूद एक लीवर को ऊपर की ओर खींच देता है। लीवर के उठते ही एक तेज और नुकीला स्टील वायर पूरी ताकत से तना जाता है और सीधा शिप के अंदर मौजूद सभी लोगों के आर पार निकल जाता है। पलक झपकते ही लोगों के शरीर 2 हिस्सों में कटने लगते हैं। जाती है, सिर्फ खून ही खून दिखाई देता है। इसी हादसे में एक छोटी बच्ची बच जाती है जिसका नाम केटी होता है। उसकी लंबाई कम होने की वजह वायर उसके सिर के ऊपर से गुजर जाता है और वह मौत से बच निकलती है। इसके बाद कहानी सीधे 40 साल आगे पहुंच जाती है। अब हम कुछ लोगों को देखते हैं जो एक टग बोट की मदद से एक पुराने और बड़े शिप को खींचते हुए ले जा रहे होते हैं। तभी अचानक वो पुराना जहाज डूबने लगता है। यह देखकर टीम का लीडर तुरंत अपनी टीम की एक लड़की जिसका नाम मर्फी है को उस शिप पर भेजता है। वो मर्फी से कहता है कि जिस वायर से शिप को बांध कर खींचा जा रहा है उसे तुरंत आजाद करे, क्योंकि अगर पुराना शिप पूरी तरह डूब गया तो उसके साथ उनकी टग बोट भी खतरे में पड़ जाएगी। मर्फी जैसे ही पुराने शिप पर पहुंचती है उसे पता चलता है कि जहाज के निचले हिस्से में गहरी दरार पड़ चुकी है। उसी दरार की वजह से तेजी से पानी अंदर भर रहा होता है और ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट में यह शिप पूरी तरह डूब सकता है। मर्फी यह जानकारी तुरंत अपनी टीम के लीडर को देता है। यह सुनते ही लीडर मर्फी को आदेश देता है कि वायर को काटकर शिप को छोड़ दो और तुरंत डेक बोर्ड पर वापस लौट आओ, क्योंकि अब यह शिप डूब रही है। उसी समय टीम के 2 और सदस्य भी वहां पहुंच जाते हैं और मर्फी को समझाते हैं कि उसे अपनी जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं है, शिप को छोड़ देना ही सही फैसला है। लेकिन इस शिप को ढूंढने में उन्हें पूरे 3 महीने लगे थे। इतनी मेहनत के बाद मर्फी इतनी आसानी से हार मानने के लिए तैयार नहीं होती। वह शिप को बचाने के इरादे से सीधे पानी में कूद जाती। उसे ऐसा करते देख ऊपर मौजूद दोनों साथी भी अपने अपने औजार लेकर मर्फी के पीछे पानी में छलांग लगा देते हैं। तीनों मिलकर किसी तरह समय रहते उस दरार को वेल्ड करते हैं और शिप को डूबने से बचा लेते हैं। इसके बाद वो इस शिप को मार्केट में बेच देते हैं और उससे बहुत मोटा पैसा कमाते हैं। जो रकम मिलती है उसे टीम का लीडर सभी सदस्यों में बराबर बराबर बांट देता है। इसी दौरान जैक नाम का एक आदमी काफी देर से इन सब पर नजर बनाए हुए होता है। वो उनकी बातचीत भी सुन चुका होता है। जैक को समझ आ जाता है कि यह लोग उन जहाजों को ढूंढते हैं जो समुद्र में गायब और उन्हें निकालकर बेचकर पैसा कमाते हैं। जैक इनके पास आता है और टीम के लीडर को एक खास शिप के बारे में बताता है जिसमें एक बड़ा खजाना छुपा हुआ है। असल में जैक उसी जहाज की बात कर रहा होता है जिसमें 40 साल पहले एक अनजान आदमी ने लीवर खींचकर सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। टीम का लीडर भी उस एंटोनिया गजा नाम के शिप के बारे में पहले से जानता होता। वह कहता है कि उस जहाज को ढूंढने की कोशिश कई लोगों ने की, लेकिन आज तक किसी को भी वह नहीं मिला। तभी जैक भरोसे के साथ कहता है कि उसे पता है कि वह शिप समुद्र के किस हिस्से में मौजूद है। अगर वे उसे निकाल लाए और बेच दे तो सब रातों रात करोड़पति बन सकते हैं। जैसे ही पैसों की बात होती है, पूरी टीम बिना एक पल गंवाए इस मिशन के लिए तैयार हो जाती है। अगले ही दिन वो लोग अपनी टग बोट लेकर एंटोनिया गजा को ढूंढने निकल पड़ते हैं। कई दिनों की यात्रा के बाद वे समुद्र के एक बेहद सुनसान इलाके में पहुंचते हैं। वहीं टीम के एक सदस्य को किसी शिप की मौजूदगी का सिग्नल मिलता है। अब सबको यकीन हो जाता है कि जो जहाज 40 साल पहले गायब हुआ था वह यहीं कहीं आसपास है। थोड़ा आगे बढ़ते ही उनके सामने एक विशाल शिप नजर आता है। यह वही एंटोनिया गजा होता है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था और जो पिछले 40 सालों से समुद्र में लापता था। शिप को देखकर सभी लोग खुशी से झूम उठते हैं। उन्हें लगता है कि अब उनकी किस्मत बदलने वाली है और यह जहाज उन्हें माला माल कर देगा। इसके बाद टीम का लीडर 2 लोगों को टग बोट पर ही रहने का आदेश देता है और खुद कुछ साथियों के साथ पुराने शिप के अंदर जांच के लिए चला जाता है। जैसे ही वे अंदर कदम रखते हैं उन्हें अजीब और डरावनी सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। उन आवाजों को सुनते ही सबके चेहरे पर घबराहट साफ झलकने लगती है। सब लोग उस आवाज को फॉलो करते हुए एक बड़ी सी घड़ी के पास पहुंचते हैं। वहां जाकर वो देखते हैं कि घड़ी का कांटा अभी भी धीरे धीरे चल रहा है। थोड़ी ही देर में अचानक से घड़ी का कांटा रुक जाता है। ये देखकर सबको कुछ गड़बड़ सा महसूस होता है। अब वो लोग शिप के अंदर प्रॉपर चेकिंग करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अंदर जाते ही उन्हें दिखता है कि शिप पूरी तरह से तबाह हो चुका था। हर तरफ सामान बिखरा पड़ा था, चीजें टूट चुकी थी और शिप के लोहे पर जगह जगह जंग लग चुका था। जब वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं तब उनका एक साथी फ्लोर के टूट जाने की वजह से नीचे गिरने ही वाला होता है, लेकिन टाइम पर मर्फी उसे पकड़ लेती। जैसे ही मर्फी अपने साथी को ऊपर खींचती है तब नीचे उसे एक लड़की खड़ी हुई दिखाई देती है। ये वही लड़की थी जो आज से 40 साल पहले यानी 1962 में शिप पर अकेली बची थी और जिसके सर के ऊपर से वायर गुजरा था। लेकिन हैरानी वाली बात यह थी कि 40 साल बाद भी उसकी एज बिल्कुल वही की वही थी। इसका मतलब साफ था कि वो लड़की जिंदा नहीं बल्कि उसकी आत्मा थी।
मर्फी जब उस लड़की को दोबारा ध्यान से देखती है तो वो लड़की अचानक वहां से गायब हो जाती है। अब जैसे तैसे करके वो लोग अपने साथी को पूरी तरह ऊपर खींच लेते हैं। यहाँ मर्फी कंफ्यूज हो जाती है कि जो उसने देखा वो सच था या सिर्फ उसका वहम, लेकिन इतना सब देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है। शिप बहुत ही ज्यादा बड़ा था, इसलिए वो लोग उसे और ज्यादा एक्सप्लोर करने लगते हैं और चलते चलते शिप के मेन केबिन तक पहुंच जाते हैं। वहां चेकिंग करते हुए उन्हें एक डिजिटल वॉच मिलती है। ये देखकर सब लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, क्योंकि 40 साल पहले इस तरह की डिजिटल वॉच हुआ ही नहीं करती थी। इस वॉच को देखकर उन्हें समझ आ जाता है कि उनसे पहले भी कोई और लोग इस शिप पर आ चुके हैं। इसके बाद सब लोग वापस अपने टग बोट पर लौट आते हैं और टीम का लीडर डिसाइड करता है कि अगले दिन वो शिप को टग बोट से बांध कर ले जाएंगे। अगली सुबह उन्हें पता चलता है कि शिप में एक बहुत बड़ा होल हो चुका है, जिसकी वजह से धीरे धीरे शिप पानी में डूब रहा है। टीम का लीडर बताता है कि इस कंडीशन में शिप को टग बोट से बांध कर ले जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि शिप के अंदर बहुत ज्यादा पानी भर चुका है। पानी की वजह से शिप का वेट कई गुना बढ़ गया था। ऐसे में इस पुराने शिप को खींच कर ले जाना एक बिल्कुल ही बेकार आइडिया होता। अब वो लोग डिसाइड करते हैं कि पहले शिप के होल को वेल्ड करके बंद करेंगे, फिर शिप के अंदर भरा हुआ सारा पानी निकालेंगे और तब जाकर उसे टग बोट से बांध कर ले जाएंगे। कैप्टन की बात सबको सही लगती है और सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। कुछ लोग शिप के होल को रिपेयर करने में लग जाते हैं और कुछ लोग शिप के अंदर छुपे खजाने को ढूंढने लगते हैं। मर्फी खजाने की तलाश करते हुए आगे बढ़ती है और एक स्विमिंग पूल के पास पहुंच जाती है। स्विमिंग पूल को देखकर वो शॉक हो जाती है, क्योंकि उस पर जगह जगह गोलियों के निशान बने हुए थे। जैसे ही वो स्विमिंग पूल से ऊपर की तरफ जाने लगती है, तब अचानक से वो लड़की एक बार फिर मर्फी के सामने आ जाती है। उसे देखते ही मर्फी डर के मारे बैलेंस खो देती है और वापस नीचे पूल में गिर जाती है। उसका सर जोर से स्विमिंग पूल के फ्लोर से टकराता है और तुरंत खून निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन अजीब बात यह होती है कि स्विमिंग पूल उसके खून को एब्सॉर्ब कर लेता है। मर्फी जब दोबारा ऊपर देखती है तो वो लड़की वहां नहीं होती, बल्कि वहां जैक खड़ा होता है। जैक मर्फी को स्विमिंग पूल से बाहर निकालने में मदद करता है। बाहर आते ही मर्फी जैक से कहती है कि उसने अभी अभी यहाँ एक लड़की को देखा था, लेकिन पता नहीं वो अचानक कहाँ गायब हो गई। जैक मर्फी को समझाता है कि ये सब उसका वहम होगा, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद दोनों आगे बढ़ जाते हैं और जैसे ही वो दोनों वहां से जाते हैं, स्विमिंग पूल पूरी तरह से खून से भर जाता है। दूसरी तरफ टीम के लीडर को शिप के पुराने कैप्टन का रूम मिल जाता है। वो रूम के अंदर जाता है तो रूम की हालत काफी खराब होती है। तब उसकी नजर सामने रखी टेबल पर पड़ती है। वो देखता है कि टेबल पर एक शराब की बोतल और ग्लास रखा हुआ है, जिसमें किसी ने पैक बनाकर छोड़ दिया। ये सब देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी कोई शराब पीकर गया हो। जैसे ही टीम का लीडर उस ग्लास को उठाकर पीने वाला होता है, उसकी नजर सामने लगे शीशे पर पड़ती है। शीशे में उसे उस पुराने शिप का कैप्टन दिखाई देता है। ये देखकर टीम का लीडर बुरी तरह से डर जाता है। उसके हाथ से ग्लास छूट जाता है, वो नीचे गिरकर टूट जाता है और वो डर के मारे वहां से भाग जाता है। शिप पर सबके साथ अजीब अजीब इंसिडेंट्स हो रहे थे। टीम का एक साथी जिसका नाम मार्क था, उसे शिप पर एक लेडी सिंगर के गाने की आवाज सुनाई देने लगती है। वो उस आवाज को फॉलो करता हुआ शिप के ग्राउंड एरिया तक पहुंच जाता है। हाँ, वो लेडी सिंगर खुद भी मौजूद होती है। ये वही सिंगर थी जिसे हमने कहानी के शुरू में देखा था। दूसरी तरफ मर्फी और जैक आगे बढ़ते हुए लॉन्ड्री रूम से बाहर जाने वाले गेट को जैसे ही खोते हैं, वैसे ही अंदर जमा हुआ सारा पानी एकदम से उनके ऊपर आ गिरता है। उस पानी के अंदर कई लोगों की डेड बॉडीज भी होती हैं। ये देखकर मर्फी और जैक पूरी तरह से डर जाते हैं और जल्दी से वहां से आगे बढ़ने लगते हैं। आगे चलते चलते उनके सामने एक केबिन का दरवाजा अपने आप खुला हुआ मिलता है। अंदर घुसते ही जैक की नजर एक बेहद महंगी और चमचमाती कार पर पड़ती है। उसे देखकर उसकी आंखें चमक उठती हैं और वो खुशी से भर जाता है। लेकिन मर्फी का दिल वहां टिकता ही नहीं। उसे शुरू से ही वहां कुछ गलत लग रहा होता है। वो चाहती है कि बिना समय गंवाए वहां से निकल जाएं। तभी पास के एक और रूम से उन्हें कुछ हिलने डुलने जैसा महसूस होता है। दोनों धीरे धीरे उधर बढ़ते हैं, ऊपर रखा हुआ सारा सामान हटाते हैं और जैसे ही नीचे देखते हैं, दोनों की सांसें अटक जाती हैं। वहां सोने से भरा हुआ एक बड़ा सा बॉक्स रखा होता है। मर्फी फौरन अपने बाकी साथियों को बुला लेती है। सब वहां पहुंचते हैं और अच्छे से जांच करते हैं तो उन्हें उसी तरह के 9 और बॉक्स मिलते हैं। हर एक बॉक्स के अंदर 28 गोल्ड प्लेट्स रखी होती हैं। ये नजारा देखकर सबकी खुशी 7वें आसमान पर पहुंच जाती है। उन्हें लगता है जैसे उनकी किस्मत एक ही रात में पलट गई हो और वो सब करोड़पति बन चुके। इतने बड़े खजाने के बाद वो लोग फैसला करते हैं कि शिप को यहीं छोड़ दिया जाए और सिर्फ सोना अपने साथ ले जाया जाए। इसके बाद सारा गोल्ड टग बोट पर शिफ्ट कर दिया जाता है और वहां से निकलने की तैयारी शुरू हो जाती है। टग बोट का कैप्टन इंजन स्टार्ट करने से पहले उसकी सफाई करने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि बोट में रखा गैस सिलेंडर का वॉल्व अपने आप खुल चुका है और गैस धीरे धीरे हवा में फैलने लगती है। उसी वक्त मर्फी को फिर से वही लड़की दिखाई देती है। वो लड़की तेजी से उसकी तरफ भागती हुई आ रही होती है, लेकिन अचानक कोई उसे पीछे से पकड़कर नीचे गिरा देता है। इधर जैसे ही टग बोट का कैप्टन इंजन ऑन करता है, फैली हुई गैस की वजह से पूरी बोट में जबरदस्त धमाका हो जाता है। ब्लास्ट इतना खतरनाक होता है कि वहीं टग बोट का कैप्टन मारा जाता है। अब हालात ये हो जाते हैं कि वो लोग समुद्र के बीचों बीच एक वीरान और खौफनाक शिप पर फंस चुके होते हैं। सब बुरी तरह घबरा जाते हैं क्योंकि उनका इकलौता सहारा यानी टग बोट पूरी तरह से तबाह हो चुका था।
टीम का एक सदस्य मार्क अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो निकालकर देखने लगता है। उसकी हालत बिगड़ जाती है क्योंकि सिर्फ 2 हफ्ते बाद उनकी शादी होने। अब उसे लगने लगता है कि वो शायद कभी जिंदा इस शिप से बाहर नहीं निकल पाएगा। गम और घबराहट में वो वहां रखी कई साल पुरानी शराब पीने लगता है। दूसरी तरफ मर्फी का दिमाग लगातार उसी लड़की में उलझा रहता है। वो समझ नहीं पा रही होती कि वो लड़की उसे बार बार क्यों दिखाई दे रही है। इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए वो शिप के रिकॉर्ड्स खंगालती है और पैसेंजर्स की लिस्ट चेक करती है। तभी उसे पता चलता है कि उस लड़की का नाम केटी था। खोज करते करते मर्फी केटी के केबिन तक पहुंच जाती है। वहां अलमारी का दरवाजा खोलते ही उसके सामने केटी का कंकाल पड़ा होता है। यह देखकर मर्फी की रूह कांप जाती है। वो कुछ पल के लिए बिल्कुल सुन्न हो जाती। फिर किसी तरह खुद को संभालते हुए वो कंकाल के गले में लटका हुआ लॉकेट निकालती है। जैसे ही वो लॉकेट खोलती है उसके अंदर एक छोटी लड़की के माता पिता की फोटो होती है। उसी पल उसे एहसास होता है कि केटी वहीं उसके पीछे खड़ी। देखकर मर्फी को जबरदस्त झटका लगता है। केटी कहती है कि लॉकेट बंद मत करना, बहुत सालों बाद मुझे अपने मम्मी पापा को देखने का मौका मिला है। मर्फी अब भी यकीन नहीं कर पा रही होती कि वो एक मरी हुई लड़की से बात कर रही है। लेकिन जब वो लॉकेट केटी को देने की कोशिश करती है तो लॉकेट उसके हाथ से आर पार निकल जाता है। अब जाकर मर्फी को पूरी तरह यकीन हो जाता है कि केटी कोई जिंदा इंसान नहीं बल्कि एक भटकी हुई आत्मा है। केटी बताती है कि इस शिप में सिर्फ वही नहीं बल्कि और भी कई लोगों की आत्माएं कैद है और जब तक उस इंसान को नहीं मारा जाएगा जो इन आत्माओं को यहाँ बांध कर रखता है तब तक किसी को मुक्ति नहीं मिलेगी। मर्फी उसे पूछती है कि आखिर वो आदमी कौन है जिसने तुम सबको यहाँ फंसा रखा है। केटी जैसे ही उसका नाम बताने वाली होती है तभी छत से अजीब तरह के कीड़े निकलने लगते हैं। ये देखकर केटी पूरी तरह डर जाती है। वो मर्फी से कहती है कि तुम सबको जल्द से जल्द इस शिप से निकल जाना चाहिए वरना तुम सब मारे जाओगे। ना कहकर केटी वहां से गायब हो जाती। उधर मार्क पूरी बोतल खत्म कर चुका होता है और उसे जोर जोर से चक्कर आने लगते हैं। उसके आसपास रखी टेबल और कुर्सियां हिलने लगती हैं। देखते ही देखते टूटी फूटी चीजें ठीक होकर बिल्कुल नई जैसी बन जाती हैं। अचानक उसे वो सारे लोग दिखाई देने लगते हैं जो आज से 40 साल पहले इस शिप में मारे गए। वो सब दोबारा जिंदा होकर उसके सामने खड़े होते हैं। मार्क बीच में खड़ा होता है और चारों तरफ से लोग उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं। तभी लेडी सिंगर उसके पास आती है और उससे नजदीकियां बढ़ाने लगती। वो पूरी तरह से मार्क को अपने काबू में कर लेती है और उसे अपने पीछे चलने पर मजबूर कर देती है। बिना सोचे समझे मार्क भी उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। मार्क को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि वो लेडी सिंगर उसे सीधे मौत के जाल में फंसा रही है। लेडी सिंगर फ्लोर के किनारे खड़ी होकर मार्क को अपनी तरफ बुलाने लगती है। उसकी आवाज में ऐसा जादू होता है कि मार्क खुद पर काबू ही नहीं रख पाता। इसी जुनून में वो आगे बढ़ता जाता है और ध्यान ही नहीं देता कि उसके नीचे कुछ नहीं है। अगले ही पल वो फ्लोर से नीचे गिरता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। उधर सीन कट होकर टीम के लीडर पर जाता है जो पुराने शिप के कैप्टन के केबिन में बैठा होता है। उसके सामने उसी शिप के कैप्टन की आत्मा प्रकट हो जाती है। कैप्टन वो उसे एक फोटो देता है जिसमें एक शिप दिखाई देता है जिसका नाम लोरलाई होता है। कैप्टन बताता है कि कई साल पहले एक आदमी उनके पास आया था। उसी ने पहली बार लोरलाई शिप के बारे में बताया था। उसने कहा था कि उस शिप में बेशुमार खजाना छुपा हुआ है। कैप्टन आगे कहता है कि जब उन्होंने लोरलाई शिप को ढूंढकर रेस्क्यू किया तब सच में उन्हें वहां बेहिसाब सोना मिला। फिर वो एक और फोटो निकालता है और लीडर को दिखाते हुए कहता है ये वही आदमी है जिसने हमें लोरलाई शिप तक पहुंचाया। जैसे ही टीम का लीडर उस फोटो को देखता है उसकी सांसें अटक जाती हैं क्योंकि फोटो में मौजूद आदमी कोई और नहीं बल्कि जैक। और सबसे डरावनी बात यह होती है कि वो तस्वीर पूरे 40 साल पुरानी। फिर भी जैक बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा आज दिखता है। उसे एहसास हो जाता है कि जैक कोई इंसान नहीं बल्कि कोई शैतानी ताकत है, एक ऐसा भूत या डीमन जो बरसों से लोगों को अपने जाल में फंसा रहा है। ये समझते ही लीडर तय करता है कि अब एक सेकंड भी इस शिप पर रुकना खतरे से खाली नहीं है। वो भागते हुए अपने साथियों को ढूंढने निकलता है। तभी उसके सामने वही साथी आ जाता है जो टग बोट के ब्लास्ट में मारा गया। लेकिन अब वो जिंदा इंसान नहीं होता बल्कि उसकी आत्मा होती है। वो लीडर की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगता है जैसे उसे मार डालना चाहता हो। लीडर डर के मारे पीछे हटने लगता है और भागता है। तभी अचानक उसके सामने मर्फी आ जाती है। उसी पल उस मरे हुए आदमी की आत्मा गायब हो जाती है। लेकिन अब लीडर की नजर में मर्फी का चेहरा उसी ब्लास्ट में मरे हुए आदमी जैसा दिखने लगता है। डर और घबराहट में उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। वो मर्फी को भूत समझ लेता है और बिना सोचे समझे उस पर हमला कर देता है। मर्फी खुद को बचाने की कोशिश करती है और किसी तरह उसके पैर पर वार कर देती है जिससे वो लड़खड़ा जाता है। लेकिन वो ज्यादा देर तक कमजोर नहीं रहता। कुछ ही सेकंड में वो फिर से मर्फी पर टूट पड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसी बीच पीछे से जैक आता है और लोहे की रॉड से लीडर के सिर पर जोरदार वार करता है। लीडर वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। यहीं साफ हो जाता है कि जैक ही असली गुनहगार है। वही इन्हें यहाँ लेकर आया था। पूरी टीम में सिर्फ लीडर ही था जिसे अब सच्चाई पता चल चुकी थी कि जैक इंसान नहीं बल्कि एक डीमन है। जैक भी समझ चुका था कि उसकी असलियत खुल चुकी, इसलिए वो बाकी सबको लीडर के खिलाफ भड़काने लगता है। वो कहता है अगर ये होश में आ गया तो ये हम में से किसी को भी मार सकता है। उसकी बात सुनकर सब घबरा जाते हैं और उसे सही मान लेते। डर के मारे वो सब मिलकर अपने ही लीडर को एक टैंक में फेंक देते हैं।
अब जब उनके पास शिप से निकलने का कोई और रास्ता नहीं बचता तो वो दोबारा अपने पुराने प्लान पर काम शुरू कर देते हैं। शिप को ठीक करने का काम, जिस जगह से पानी अंदर आ रहा था उस सुरंग को वो वेल्ड करके बंद कर देते हैं। फिर पंप की मदद से शिप के अंदर भरा हुआ सारा पानी बाहर निकालने लगते। इसी दौरान मर्फी को एहसास होता है कि उनका एक साथी मार्क कहीं भी नजर नहीं आ रहा। वो बेचैन हो जाती है और उसे ढूंढने निकल पड़ती है। तभी उसके सामने केटी की आत्मा एक बार फिर प्रकट होती है। वो मर्फी को इशारा करके दिखाती है कि जिसे वो ढूंढ रही है वो अब जिंदा नहीं है। उसे मार्क की लाश दिखती है, वही मार्क जो लेडी सिंगर के पीछे पागल होकर अपनी जान गंवा बैठा था। फिर केटी मर्फी के कंधे पर हाथ रखती है और उसे 1962 की उस खौफनाक रात में ले जाती है जब असली तबाही हुई थी। मर्फी अपनी आंखों से देखती है कि उस रात शिप पर मौजूद सभी लोगों को कितनी बेरहमी से मारा गया था। ये सब एक पूरे गैंग ने किया था जिनका मकसद सिर्फ एक था, शिप में रखा सारा गोल्ड लूटना। कुछ लोगों को खाने में जहर मिलाकर मार दिया गया, कुछ को वायर से काटकर 2 टुकड़ों में कर दिया गया और कुछ को गोलियों से छलनी कर दिया गया। केटी भी उनके कहने से नहीं बच पाई। उसे जबरदस्ती उसके केबिन में ले जाया गया और फांसी पर लटका दिया गया। इस पूरे नरसंहार के पीछे असली दिमाग थी वही लेडी सिंगर। उसी ने पूरा प्लान बनाया था। अपने साथियों की मदद से उसने पूरे शिप को मौत का मैदान बना दिया। शिप का एक ऑफिसर भी उसके साथ मिला हुआ था। लेडी सिंगर के एक इशारे पर वो अपने ही लोगों को मार डालता है, लेकिन जैसे ही वो पलटता है लेडी सिंगर उसे भी गोली मार देती। उसे लगता है कि अब सारा गोल्ड उसी का हो गया है, क्योंकि शिप पर मौजूद हर इंसान मर चुका होता है। लेकिन तभी एंट्री होते है असली मास्टरमाइंड की। वो आदमी जिसने ये पूरा खेल रचा था, वो लेडी सिंगर को लोहे की जंजीर से बांधकर लटका देता है और उसे भी मार देता है। केटी की मदद से मर्फी ये सब देख रही होती है और तभी वो उस मास्टरमाइंड का चेहरा साफ देख लेती है। ये देखकर मर्फी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं, जैक होता है। वही जैक जिसने उन्हें गोल्ड का लालच देकर यहाँ बुलाया था, क्योंकि शिप में पहले से छेद हो चुका था और वो धीरे धीरे डूब रही। शिप को बचाने के लिए उसे ऐसे लोगों की जरूरत थी जो उसे रिपेयर कर सके, और इसलिए जैक ने चालाकी से इस टीम को यहाँ फंसा लिया। अब शिप पूरी तरह से रिपेयर हो चुकी थी, मतलब जैक का काम पूरा हो गया। और जैसे ही काम खत्म हुआ वैसे ही इन लोगों की उसकी जरूरत भी खत्म हो गई। अब अगला नंबर इन सब का ही था। ये समझते ही मर्फी के दिमाग में बिजली सी कड़कती रही है। उसे याद आता है कि जैक की बातों में आकर उन्होंने अपने ही लीडर को टैंक में बंद कर दिया। मर्फी बिना एक पल गनवाए भागते हुए लीडर के पास पहुंचती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। टैंक पूरी तरह पानी से भर चुका था और लीडर की सांसें हमेशा के लिए थम चुकी। मर्फी चीखते हुए टैंक का शीशा तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन कांच इतना मोटा और मजबूत होता है कि वो कुछ नहीं कर पाती। उसकी आंखों के सामने उसका लीडर मर चुका होता है और वो उसे बचा भी नहीं पाती। टूटे दिल और गुस्से के साथ मर्फी सीधे अपने साथी डॉज के पास जाती है। वो उसे जैक की पूरी सच्चाई बता देती है। साफ शब्दों में कहती है, जैक इंसान नहीं है, वो एक डीमन है, जहां भी दिखे बिना सोचे गोली मार। जैक खुद डॉज के सामने आ जाता है। वो जैक से कहता है, यहीं खड़े रहो, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। इतना सुनते ही जैक समझ जाता है कि मर्फी ने उसकी पोल खोल दी है। वो डॉज को बातों में उलझाने लगता है, उसे कंफ्यूज करता है और मौका देखकर उसकी बंदूक छीनने की कोशिश करता है। लेकिन डॉज इतना बेवकूफ नहीं होता। उसे जैक की चाल समझ आ जाती है और वो तुरंत ट्रिगर दबा देता है। गोली लगते ही जैक पीछे जा गिरता है। डॉज उसके पास जाता है, चेक करता है और उसे लगता है कि जैक मर चुका है। ये सोचकर वो वहां से चला जाता है, लेकिन असलियत ये होती है कि जैक अभी जिंदा होता है। दूसरी तरफ मर्फी जिसे ढूंढने गई थी, उसे पता चलता है कि वो भी पानी में डूबकर मर चुका है। अब पूरी टीम में सिर्फ मर्फी और डॉज ही बचे होते हैं। यही मर्फी फैसला कर लेती है, अगर जैक को रोकना है तो इस शिप को ही मिटाना होगा। वो पूरे शिप में बॉम्ब लगाने लगती है, हर कोने में, हर हिस्से में। तभी डॉज वहां पहुंच जाता है और गर्व से कहता है, मैंने जैक को मार दिया। मर्फी उसकी तरफ देखती है और ठंडे दिमाग से कहती है, जैक मर नहीं सकता, वो इंसान नहीं है, वो डीमन है। उसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, इस शिप को उड़ा देना। तभी यहां फंसी सारी आत्माएं आजाद होंगी और वो फिर कभी किसी को यहां फंसा नहीं पाए। डॉज गुस्से में चिल्लाता है, अगर शिप ब्लास्ट हुई तो सारा गोल्ड बर्बाद हो जाएगा, हम खाली हाथ लौटेंगे। मर्फी कहती है, ये गोल्ड एक जाल है, जैक का हथियार है, इसे हम कभी अपने साथ नहीं ले जा सकते। वो अगर गोल्ड बचा रहा तो जैक और लोगों को मारेगा। मुझे ये शिप हर हाल में उड़ानी ही होगी। अब जैक को समझ आ जाता है कि मर्फी किसी कीमत पर पीछे नहीं हटी। तभी वो अपने असली रूप में सामने आ जाता है और यहीं ये भी साफ हो जाता है कि डॉज पहले ही मारा जा चुका था। जैक मर्फी से कहता है, तुम और मैं एक जैसे हैं। तुम समुद्र में फंसी शिप्स को इकट्ठा करती हो, मैं आत्माओं को। पहले मैं भी इंसान था, लेकिन मैंने इतने पाप किए कि मुझे ये सजा मिली। अब मैं सोल कलेक्टर हूं और मुझे इस शिप की जरूरत है। मैं नहीं चाहता कि तुम इसे तबाह करो। फिर वो उसे एक डील देता है, चली जाओ, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, बदले में तुम शिप को ब्लास्ट नहीं करोगी। मर्फी उसकी आंखों में देखती है और साफ मना कर देती। जैक गुस्से में लोहे की रॉड उठाता है और मर्फी पर वार करता है। मर्फी नीचे गिर जाती है। जैक उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। उसी पल मर्फी एक तीर छोड़ती है जो सीधे बॉम्ब के रिमोट पर लगता है और बिना एक सेकंड गनवाए वो खुद पानी में कूद जाती है। अगले ही पल पूरा शिप धमाके से कांप उठता है। एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है।
शिप टूटने लगती है और धीरे धीरे समुद्र में समाने लगती है। मर्फी पानी के अंदर फंस जाती है। चारों तरफ मलबा, अंधेरा और पानी। सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तभी केटी की आत्मा वहां आती है। वो मर्फी का हाथ पकड़ती है और उसे ऊपर जाने का रास्ता दिखाती है। तब मर्फी देखती है कि जैक जिन जिन आत्माओं को कैद करके रखे हुए था वो सब आजाद हो चुकी हैं। सब ऊपर की तरफ जा रही हैं, अपनी असली दुनिया की ओर। मर्फी किसी तरह पानी के ऊपर पहुंच जाती है। वो देखती है कि शिप के साथ साथ जैक का पूरा साम्राज्य भी खत्म हो चुका है। दरअसल वहां मौजूद सारी आत्माएं जैक की गुलाम थीं, सिर्फ केटी की आत्मा पवित्र थी। इसी वजह से जैक कभी उसे पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाया और इसी वजह से केटी मर्फी की बार बार मदद कर पाई। मर्फी एक बॉक्स के सहारे समुद्र में तैरती रहती। काफी देर बाद एक दूसरा शिप उसे देख लेता है और उसे रेस्क्यू कर लेता है। जब मर्फी को पोर्ट पर लाया जाता है और वो एम्बुलेंस में होती है, तभी उसकी नजर दूर जाती है। वो देखती है कि जैक अभी भी जिंदा है, ताकि उसी सोने के लालच में वो और लोगों को मार सके और उनकी आत्माओं को कैद कर सके। वो उसे देख के जोर से चिल्लाती है, पर एम्बुलेंस का दरवाजा बंद हो जाता है और यहीं आकर ये कहानी खत्म होती है।